तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो भाई रोमन रेंस खुद को ऑफिशियली कंफर्म कर चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं रंबल मैच के लिए। एंड उस रंबल मैच में रोमन होने वाले हैं, जिसमें जॉन सीना, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर एंड और भी मैसिव नेम्स होने वाले हैं। ऐसे में जब ये इतना स्टैक्ड रंबल है तो मेन क्वेश्चन है कि रोमन किस नंबर पे एंट्री लेंगे। जब भी 3, 2, 1 वो काउंटडाउन होता है भाई तो फैंस पागल हो जाते हैं कि नेक्स्ट कौन आने वाला है। रोमन किस स्पॉट पे आने वाले हैं वो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का माइंडसेट क्या है वो जरूर से बता सकते हैं। रोमन रेंस की डोमिनेंस को साबित करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन से बहुत सारे सुपरस्टार्स को एलिमिनेट कराने वाली है। कुछ ऐसे नेम्स हैं जो कि बहुत से टैलेंट्स को एलिमिनेट करेंगे, लाइक जेकब फाटू वो रंबल मैच में होंगे तो बहुतों को एलिमिनेट करने वाले हैं। रोमन रेंस करने वाले हैं, सीएम पंक करने वाले हैं। ये टैलेंट्स जो कि बहुत से सुपरस्टार्स को एलिमिनेट करेंगे, इंक्लूडिंग जॉन सीना। मतलब जॉन सीना भी करेंगे एलिमिनेट, जॉन सीना को नहीं कर देंगे। तो ऐसे में भाई रोमन रेंस जब ज़्यादा सुपरस्टार्स को एलिमिनेट करेंगे तो सिंपल सी बात है कि इसके लिए रोमन को इनिशियल स्पॉट्स पे आना पड़ेगा। अब रोमन एग्जैक्ट कितने स्पॉट पे आएंगे नहीं कह सकते, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रोमन 10 से 15 के बीच में आ सकते हैं। यानी तो आप कह सकते हो कि टॉप 15 में ही रोमन आ जाएंगे, ताकि जो सेकंड हाफ है रंबल मैच का, वो जो नेक्स्ट 15 सुपरस्टार्स है वो रोमन के आने के बाद आए, ताकि रोमन के पास ऑप्शंस ज़्यादा हो एलिमिनेट करने के लिए। अब ये तो देखो सबको मालूम है कि फाइनल 4, फाइनल 5 कौन है, वो ऑलरेडी हमें पता है। जॉन सीना, रोमन रेंस, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस यानी तो ड्रू मैकिंटायर। ये फाइनल 4, फाइनल 5 होने वाले मोस्ट लाइकली। तो अब ऐसे में जब ये आखिरी होने वाले तो ये तो सबको एलिमिनेट करेंगे। तो ऐसे में रोमन के चांसेस है कि वो टॉप 15 में ही पहले आ जाएंगे। एंड इसके बाद आधे फील्ड को रोमन क्लियर करेंगे, आधे जॉन सीना कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल ये कुछ है भाई रोमन रेंस को लेकर स्पेकुलेशन। इसको अपडेट बोलना तो बिल्कुल ही गलत होगा, बिकॉज एग्जैक्ट जब स्पॉट पता ही नहीं है तो अपडेट बोल नहीं सकते। एंड अच्छा है नहीं पता होना चाहिए भाई, ताकि सरप्राइज मिले। नाउ इमेजिन कि रोमन पहले नंबर पे आ जाए, वो भी मैं नहीं चाहता। तो रोमन टॉप 15 में आ सकते हैं, मतलब पहले 15 में आ सकते हैं, टॉप 15 में नहीं, पहले 15 में आ सकते हैं, फर्स्ट 15 में, आप इतना मान के चलो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एडम कोपलैंड के बारे में, एज के बारे में। अब एडम कोपलैंड भी बोलना सही नहीं है भाई, कोप बोलना सही है। कोप इनका नाम हो चुका है। बताओ कोप कोई नाम होता है भाई, लेकिन चलो कोप इनका नाम हो चुका है। अब ऐसे में एडम कोपलैंड कब रिटायर होने वाले हैं ये कमेंट करते हैं। अप क्लोज के साथ बात करते हुए एडम कोपलैंड सेज ही हैज 2 years लेफ्ट इन द रिंग। कहते हैं कि अब मेरे पास बस 2 साल बचे हैं रिंग में कंपीट करने के लिए, यानी कि यह 2025-2027 में एक्सपायर हो जाएगा शायद इनका कॉन्ट्रैक्ट। मैं कुछ और बोलने वाला था, तो 27 में मान लो एक्सपायर अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ, तो शायद उसी टाइम पे एडम कोपलैंड AEW को छोड़ देंगे एंड इन रिंग कंपटीशन से रिटायर हो जाएंगे। हालांकि रिटायर तो बहुत पहले हो चुके थे, लेकिन रॉयल रंबल 2020 में वापस आए एडम कोपलैंड, यानी कि एज उसके बाद कंपीट किया इन्होंने, देन फिर WWE से रिटायर हो गए। सेमस के साथ आखिरी मैच इन्होंने स्मैकडाउन में रेसल किया था एंड इसके बाद फिर AEW में चले गए। अब AEW से कहते हैं कि ये 2 साल में रिटायर हो जाएंगे एंड इसके बाद क्या फिर ये WWE के अंदर आएंगे, वो नहीं कह सकते भाई। एडम कोपलैंड के मूड स्विंग्स चलते रहते हैं। मैं तो बस इतना सोचता हूँ भाई कि कोई अपनी लेगेसी इतनी रून कैसे कर सकता है, ये मुझे ऑनेस्टली चीज़ समझ नहीं आ रही है। आप रैंडी ऑर्टन से सीखो भाई, जॉन सीना से सीखो, रे मिस्टीरियो से सीखो, ये भी लेजेंड्स हैं। मैं जानता हूँ कि क्रिश्चियन के साथ इनको टीम अप करना था या उनसे मैच रेसल करना था, जो भी करना था, क्रिश्चियन के साथ वर्क करना था। तो क्रिश्चियन WWE के अंदर नहीं आ सकते थे क्या? WWE के अंदर तो आपकी इतनी हिस्ट्री भी थी। इवन अगर आप WWE के हिसाब से देखो तो आपको एक बड़ा स्टेज भी मिलता परफॉर्म करने के लिए, मेमोरीज आती, पुरानी थ्रोबैक फ्यूड्स आप वापस से कर सकते थे, लेकिन वो चीज़ें आपने नहीं करी बिकॉज क्रिश्चियन केज ने चुना कि वो AEW में रहेंगे। तो अगर क्रिश्चियन AEW में रहना चुन सकते थे तो एज WWE में रहना क्यों नहीं चुन सकते थे? एंड अब ऐसा भी नहीं भाई कि वहाँ जाके क्रिश्चियन के साथ कोई बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं एज। मुझे ऐसा लगता है भाई कि एक डम्प डिसीजन था, जिसके कारण अब इनको भाई कोई ज़्यादा देखता भी नहीं है। इवन लोग अब ट्रोल करते हैं एज को। इवन भाई एज ने बहुत से लोगों को ब्लॉक करके रखा है, इवन इंक्लूडिंग मी। तो फिलहाल तो ये कुछ है भाई एज को लेकर अपडेट। कहते हैं कि 2 साल बाद ये रिटायर हो जाएंगे। मैं नहीं बिलीव करता इनकी बातों पे, आप करते हो तो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना को लेके। अच्छा चलो, हमने बात की एज की कि भाई ये बोलते हैं रिटायर होंगे फिर नहीं होते, लेकिन एक बंदा है जो कि पक्का रिटायर होने वाला है, वो है जॉन सीना। इस साल वो फेयरवेल टूर में आखिरी बार सब कुछ हो रहा है, इसके बाद जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद आपको इन रिंग कॉम्पिटिशन में वो कभी देखने को नहीं मिलेंगे। अब ऐसे में जॉन सीना रंबल क्यों नहीं जीत सकते हैं? अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि जॉन सीना के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, वो जीत सकते हैं, ऑड्स में फेवरेट हैं, लेकिन क्यों नहीं जीत सकते इस पे भी नजर डालते हैं। तो कहना है भाई एरिक बिशॉफ का 83 वीक्स पॉडकास्ट पे कि उनके अकॉर्डिंग शायद सीना ना भी जीते, बिकॉज जॉन सीना को WWE ने पहले ही कंफर्म किया है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। अब सिंपल सा लॉजिक, अगर जॉन सीना रंबल जीत जाएंगे तो उसके बाद जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर में क्या करेंगे? उसके बाद वो जीतेंगे तो सीधा चैलेंज कर देंगे किसी एक चैंपियन
वेपन को रेसलमीनिया के लिए, उसके बाद बीच में वो फिलर फ्यूड्स देके क्या करेंगे। तो ऐसे में अगर जॉन सीना को एलिमिनेशन चेंबर के लिए WWE ने अनाउंस करा है तो वो मोस्ट लाइकली मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए ही उनको एडवर्टाइज कर रहे हैं। एंड अगर सीना अपने आखिरी चेंबर मैच को लड़ना चाहते हैं, इसका मतलब है कि देन वो रंबल में पार्टिसिपेट करने के बावजूद रंबल को जीतेंगे नहीं। ऑल्सो कंसिडरिंग कि आखिरी सीना का साल होने वाला है WWE के अंदर, तो वो ऑलमोस्ट हर मैच टाइप में compete करना चाहेंगे। जैसे रंबल मैच में वो compete कर लेंगे, उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर मैच में वो तभी compete कर पाएंगे जब वो रंबल मैच को नहीं जीतेंगे। तो ऐसे में जॉन सीना अगर एलिमिनेशन चेंबर मैच में compete करेंगे तो उनका आखिरी चेंबर मैच होगा ये। एंड एरिक बिशॉफ का मानना है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। सो ये एक रीज़न है जिसके कारण आपको जॉन सीना जीतते हुए नहीं दिखेंगे भाई रंबल 2025 को। क्या आपको लगता है कि सही में ऐसा होने वाला है? मुझे बिलीव है भाई इस चीज़ पे, बिकॉज जॉन सीना को एडवर्टाइज किया गया था, तभी मैंने आपको बोला था कि शायद इसका मतलब है कि जॉन सीना रंबल नहीं जीतेंगे। बट देन अगेन यू नेवर नो भाई, WWE एडवर्टाइज करके भी सुपरस्टार्स को रिमूव करती है। सीना को रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होगा बिकॉज सीना के नाम पर टिकट्स बिक रहे हैं, तो इसलिए वो भी कहना मुश्किल है। फिलहाल ये कुछ है भाई सीना को लेकर कहानी। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बारे में। पता नहीं भाई मुझे कौन है इस वाले इवेंट के लिए एक्साइटेड, अगर आप हो तो बताना कमेंट करके। लेकिन इसके लिए मैं आपको टिकट्स की अपडेट बता देता हूँ भाई। तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जो कि होने वाला है इंडिया में 26 तारीख को, इसके लिए WWE सारी टिकट्स ऑलमोस्ट बेच चुकी है, कुछ आखिरी टिकट्स बाकी हैं। सेटअप कैपेसिटी भाई 13,910 की थी, जिसमें से कि हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 13,272 टिकट्स। पिछले 2 दिनों में इन्होंने 940 टिकट्स बेचे हैं, ऑलमोस्ट 1000 आप कह सकते हो। बचे हुए अवेलेबल टिकट्स है भाई 638, यानी कि आराम से बेच लेंगे भाई। आज हम लोग ऑलमोस्ट मान के चलो 1 हफ्ते दूर हैं इस वाले इवेंट से। 26 तारीख को आपको नेक्स्ट संडे को देखने को मिलने वाला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। तो 7 दिनों के अंदर भाई आराम से बेच लेने वाले हैं ये लोग 600 टिकट्स। अगर पिछले 2 दिनों में 900 टिकट्स बेच चुके हैं तो ये 600 तो क्यों ही नहीं बिकेंगे। तो ये है भाई कुछ सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के टिकट्स को लेकर अपडेट। इन्होंने काफ़ी कुछ अनाउंस भी कर दिया भाई, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है, जे उसो का वर्ल्ड टाइटल मैच कन्फर्म है, जेका फाटो कंपीट करने वाले हैं अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमन। आई थिंक ये इकलौता मैच है जो कि देखने लायक है। उसके बाद सेमस एंड ब्रॉन ब्रेकर का मैच है, शायद एक और मैच में भी ऐड हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से टिकट्स की बात करें तो मैच ऐड हो ना हो वैसे भी सोल्ड आउट इवेंट जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके अपडेट है भाई क्रिस फेदरस्टोन की। क्रिस फेदरस्टोन ने से भाई फैंस ने क्वेश्चन पूछा ट्विटर पे कि लेसनर को लेके क्या अपडेट है, क्या लेसनर वापस आने वाले हैं, क्या आपके पास कोई इनपुट्स है। तो कहते हैं क्रिस फेदरस्टोन कि बस मुझे इतना मालूम है कि इट्स नेवर से नेवर। अब ये काफ़ी फेमस फ्रेज है भाई, नेवर से नेवर, काफ़ी फेमसली बोलते हैं WWE के अंदर लोग, WWE फैंस बोलते हैं नेवर से नेवर कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो ये कहते हैं कि लेसनर के मामले में नेवर से नेवर ही है। मैं ये नहीं बोल सकता कि वो नहीं आएगा, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि वो आएगा। तो अगर नेवर से नेवर की बात करें तो भाई मैं पर्सनली हमेशा नेवर से नेवर को एक हाँ के तौर पे लेता हूँ। अगर नेवर से नेवर है भाई तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटीज हैं, जहाँ पॉसिबिलिटी है, जहाँ रोशनी है वहाँ पे रास्ता भी होता है। तो मुझे ऐसा कुछ लगता है भाई कि शायद WWE लेके आएगी, स्टिल आई बिलीव, लेकिन डिपेंड सब कुछ लेसनर पे करता है कि वो कितना रजिस्ट करते हैं आने वाले टाइम में। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।